फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। अब आप मस्त हैं, अच्छे हैं, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ से छोड़ा था? पिछली क्लास में हमने जाना था कि वे निजी कंपनी जो आरबीआई की सहायक संस्था है, अर्थात जिन पर आरबीआई का 100% स्वामित्व है। और हमने प्रमुख 5 नाम जाने थे, है ना, जैसे BRBNMPL, DICGC एंड RBIS इत्यादि। हमने 5 नाम जाने थे, है ना। आज हम जानते हैं आरबीआई के कार्य क्या है। आरबीआई के कार्य क्या है, यानी आरबीआई क्या क्या करता है। लेकिन आरबीआई के कार्य जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि वे बैंक जिन पर सरकार का 100% स्वामित्व है, ठीक है। तो वे, जिसमें 2 को थोड़ा डिटेल से जानते हैं, एक का नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो वे बैंक जिन पर सरकार का 100% स्वामित्व है, जैसे NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, नाबार्ड और भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं NHB, राष्ट्रीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय आवासीय बैंक की जो स्थापना होती है NHB एक्ट 1987 के तहत 1988 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। NHB का जो 100% जो स्वामित्व था पहले कहाँ था? आरबीआई के पास था। यानी 2017-18 से पहले NHB का पूर्ण स्वामित्व आरबीआई के पास था तथा 2017-18 के बाद इसका पूर्ण स्वामित्व किसके पास आता है? NHB एक्ट 1981 में संशोधन करके इसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास आ जाता है 2017-18 के बाद से, ठीक है। इसका कार्य क्या है? NHB करती क्या है? NHB एक प्रकार की पुनर्वित्त संस्था है, रीफाइनेंस एजेंसी है। अर्थात यह आवासीय ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्त संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराती है। मतलब जैसे आपको होम लोन चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? आप बैंक के पास जाएंगे। तो जो बैंक आपको होम लोन दे रहा है वो बैंक अपना वित्त की आपूर्ति कहाँ से करता है? वो बैंक की वित्त की आपूर्ति कौन करता है? NHB जैसी संस्थाएं, ठीक है। इसलिए NHB क्या है? एक पुनर्वित्त संस्था है। अर्थात यह ग्राहकों को प्रत्यक्ष ऋण ना देकर आवासीय ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों को वित्त उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसीलिए NHB को क्या बोला जाता है? विकास बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का जो पूर्ण स्वामित्व था 2017 से पहले, इसका जो स्वामित्व था वो 99.6% सरकार के पास था तथा 0.4% आरबीआई के पास था। लेकिन 2017 में नाबार्ड अधिनियम 1981 में संशोधन किया गया, अधिनियम उसमें संशोधन करके इसका जो पूर्ण स्वामित्व है वो किसके पास आ गया? सरकार के पास आ जाता है, ठीक है। और जब नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 200 करोड़ संपत्ति के आधार पर की गई थी तथा इसमें संशोधन करके पुनः इसकी जो संपत्ति है वो 5000 करोड़ कर दी गई। पुनः इसमें नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत इसमें पुनः संशोधन किया जाता है और इसकी संपत्ति को बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया जाता है। लेकिन यह इसकी अधिकतम संपत्ति नहीं है, अर्थात इसे बढ़ाया जा सकता है। यह फिक्स नहीं है, इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो नाबार्ड क्या करता है? यह भी एक पुनर्वित्त संस्था है। ये क्या करती है? ये जो किसान है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके विकास के लिए जो लोन उपलब्ध कराते हैं बैंक, ये उनको लोन उपलब्ध कराता है। अर्थात नाबार्ड का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने का कार्य नाबार्ड करता है, ठीक है। यह लघु कुटीर उद्योग को भी क्या करता है? विकसित करने का भी कार्य करता है, उसको प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। यानी अगर ओवरऑल कहा जाए तो जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो वित्त बैंक उपलब्ध कराते हैं ये उनको वित्त उपलब्ध कराता है। यानी यह भी एक प्रकार की क्या है? रीफाइनेंस पुनर्वित्त संस्था है। नाबार्ड के अंतर्गत ही RIDF की स्थापना की गई 5000 करोड़ के साथ। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की जाती है। किससे संबंधित? ग्रामीण विकास से संबंधित, ठीक है। तो हमने देखा NHB और नाबार्ड ये दोनों क्या है? एक प्रकार की पुनर्वित्त संस्था है, जहां NHB आवासीय ऋण उपलब्ध कराने वाले जो वित्त संस्थाएं हैं उनको वित्त उपलब्ध कराती है तथा नाबार्ड ग्रामीण कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो अब जानते हैं आरबीआई के कार्य क्या है। आरबीआई के कार्य क्या है? पहला, आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है। निर्गमन मतलब इशूअर है, इशू करने वाला है। तो आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है। अब इसका क्या मतलब? आरबीआई 1 रुपए की नोट को छोड़ के सभी नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। और ये अधिकार आरबीआई को किसने दिया? ये अधिकार आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 22 से प्राप्त होता है। हमने पिछली क्लास में बताया था ना, धारा 22 आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। तो धारा 22 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। और 1 रुपए का जो नोट है वो कौन फिर जारी करता है? 1 रुपए का जो नोट या सिक्का जो है उसे सिक्का अधिनियम 2011 के तहत
सरकार जारी करती है, अर्थात 1 रुपए के नोट या सिक्का को जारी करने का जो अधिकार है सिक्का अधिनियम 2011 के तहत सरकार के पास है, सरकार को प्राप्त है। लेकिन सिक्का 1 रुपए का 1 रुपए के नोट हो या अन्य नोट हो, इसका वितरण का कार्य आरबीआई करता है। अब वितरण और जारी करना दोनों में अंतर है, ठीक है। वितरण ऐसे समझिए कि जैसे किचन में कोई व्यक्ति खाना बना रहा है, कोई सब्जी बना दे रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आया खाना सर्व करने के लिए सबको, तो सर्व करने वाला क्या सर्व कर रहा है, वो सबकी डिशेस सर्व कर रहा है खिलाने वाले को, है ना। तो वैसे ही आरबीआई सभी प्रकार के नोटों का वितरण का कार्य कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। लेकिन 1 रुपए के सिक्के और नोट को जारी करने का कार्य सरकार करती है। इसके अतिरिक्त सभी नोटों को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 22 से उसको प्राप्त है, ठीक है। नोटों की छपाई नोट प्रिंटिंग प्रेस में होती है और भारत में 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक, देवास, शाल्वनी और मैसूर, जिसमें से कि नासिक और देवास इसका 100% स्वामित्व किसके पास है, सरकार के पास है। जिसका संचालन कौन करता है, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2006 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। तथा साल्वनी और मैसूर जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है, इसका 100% स्वामित्व किसके पास है, आरबीआई के पास है, जिसकी स्थापना 1995 में होती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसका संचालन कौन करता है, BRBNMPL। जो सिक्के हैं, सिक्कों की ढलाई का काम टकसाल में होता है और वर्तमान में भारत में 4 टकसाल हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और इन चारों का नियंत्रण कौन करता है, SPMCIL। आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS प्रणाली का उपयोग करता है, जिसकी शुरुआत 1954 में 1954 में होती है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई 200 करोड़ न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का क्या करता है, रिजर्व रखता है। न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखता है, जिसमें 115 करोड़ वो गोल्ड के रूप में तथा शेष जो भी बचता है उसे सरकारी तथा विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीआई नोट जारी करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है, तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है। दूसरा कार्य क्या है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, वो क्यों, पहला कारण, आरबीआई बैंकों का जमा स्वीकार कर सकता है। जैसे हम लोग अपना धन कहाँ, वित्त कहाँ जमा करने जाते हैं, बैंकों के पास, वैसे बैंक अपना जमा कहाँ दे सकते हैं, आरबीआई के पास रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला कारण आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, आरबीआई बैंकों का जमा स्वीकार कर सकता है। दूसरा, आरबीआई बैंकों को उधार दे सकता है। तीसरा, आरबीआई बैंकों को मौद्रिक विषयों से संबंधित परामर्श दे सकता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये 2 कार्य हुए। तीसरा कार्य क्या है, आरबीआई को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी आरबीआई को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। क्यों, आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई क्या करता है, जो बैंक है उनको चल निधि यानी संपत्ति धन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ये आरबीआई के 3 कार्य हुए। चौथा, आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स का संरक्षक कस्टोडियन कहा जाता है। अब फॉरेक्स जो है उसमें 4 घटक शामिल होते हैं। 4 घटक कौन कौन से, पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा गोल्ड, तीसरा एसडीआर विशेष आहरण अधिकार जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत 5 मुद्राएं हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेनमिनबी, ठीक है। और चौथा क्या है, फॉरेक्स के अंदर जो चौथा घटक है वो क्या है, आईएमएफ के पास रिजर्व, इसे ट्रांस रिजर्व भी कहा जाता है। तो हमने देखा फॉरेक्स में 4 घटक शामिल होते हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, गोल्ड, एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व जिसे ट्रांस रिजर्व कहा जाता है। यानी आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स का संरक्षक कस्टोडियन है। ये उसकी 4 खासियत हो गई, 4 कार्य हो गए। 5वां, आरबीआई देश में विनिमय दर को विनियमित करने का कार्य करता है, यानी एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने का कार्य करता है। हम जानते हैं कि जो विनिमय दर होती है वो किससे नियंत्रित होती है, डिमांड एंड सप्लाई द्वारा, मांग और आपूर्ति द्वारा। लेकिन इसको विनियमित करने का कार्य कौन करता है, यानी ये डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में बनी रहे, इसको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीआई विनिमय दर को विनियमित करने का कार्य करता है। 6th नंबर यानी 6वां आरबीआई का कार्य क्या है, आरबीआई देश के सभी बैंकों के नियंत्रण और विनियमन का कार्य करता है।
आरबीआई देश के सभी बैंकों के नियंत्रण और विनियमन का कार्य करता है। इसका क्या मतलब? जो भी नया बैंक खुलेगा, यानी नए बैंक के लिए लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। तथा किसी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार भी किसके पास है? आरबीआई के पास। अगर कोई बैंक अपनी शाखा विस्तार करना चाहता है तो उसके लिए उसे आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। अगर बैंक अपनी परिसंपत्ति यानी संपत्ति की तरलता करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें आरबीआई से परमिशन यानी अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा आरबीआई के 6 कार्य। सातवां कार्य आरबीआई का क्या है? आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण और उनका संचरण करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण और उनका संचरण करता है, अर्थात आरबीआई देश में 2 प्रकार की मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है। हमने जब आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कौन सी वो 2 प्रकार की मौद्रिक नीतियां हैं। पहली विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी, इसको हम मुलायम या सस्ती मौद्रिक नीति भी कहते हैं। और दूसरी क्या है? संकुचित मौद्रिक नीति, कंट्रक्शनरी। ठीक है, इसको कड़ी मौद्रिक नीति भी या महंगी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। अब विस्तारित मौद्रिक नीति का उपयोग कैसे करती है? यानी अगर बाजार में मुद्रा की तरलता नहीं है, यानी मंदी और सुस्ती की जब स्थिति होती है तो आरबीआई क्या करती है? विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है, अर्थात कर या ब्याज दरों में क्या करती है? कमी कर देती है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति हो और मंदी से अर्थव्यवस्था बाहर आ जाए। और कड़ी और संकुचित मौद्रिक नीति का उपयोग कब करती है? उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में। इस स्थिति में क्या करती है? आरबीआई ब्याज दरों में, करों में क्या करती है? वृद्धि कर देती है। ठीक है, ताकि बाजार से तरलता आरबीआई के पास आ जाए। इस प्रकार उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, अर्थात मंदी तथा उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण और उनका संचरण करता है। नेक्स्ट हम 8वां कार्य जानते हैं आरबीआई का। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। अब इसे सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है? इसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, आरबीआई सरकार को मौद्रिक विषयों संबंधित परामर्श दे सकता है। दूसरा, आरबीआई सरकार के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो वैश्विक स्तर पर जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे आईएमएफ हो गया या विश्व बैंक हो गया इत्यादि में जो सम्मेलन होते हैं, उनमें जो आरबीआई जो गवर्नर है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें सरकार का एजेंट या प्रतिनिधि कहा जाता है। तीसरा मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई सरकार के ऋण दान कार्यक्रमों का संचालन करता है। अब ये कैसे? सरकार के ऋण दान कार्यक्रम के अंतर्गत आरबीआई 2 मुख्य कार्य करता है। पहला, सरकार को उधार देता है। दूसरा, सरकारी प्रतिभूतियों का प्रबंधन करता है, अर्थात सरकारी प्रतिभूति को क्रय तथा विक्रय करने का कार्य जो है बाजार में वो कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार ऐसे खड़े होकर थोड़ी ना बाजार में सिक्योरिटी बेचती है, अपनी प्रतिभूति बेचती है, वो आरबीआई के माध्यम से करवाती है। और आरबीआई ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया द्वारा करता है, जो किससे संचालित होता है? जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे संचालित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करके बाजार में तरलता को नियंत्रित या संतुलित रखने का प्रयास करती है। ठीक है, तो हमने बताया कि आरबीआई सरकार की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करती है? क्रय और विक्रय करती है। ठीक है, हम इसको देखो ड्रॉ करने की कोशिश की है। आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूति है उसको गिल्ट एज भी बोला जाता है, जीसेक। ठीक है, तो केंद्र की और राज्य की दोनों। ठीक है, जो केंद्र की अगर हम अवधि के आधार पर इसको डिवाइड करें तो केंद्र की जो प्रतिभूतियां होती है अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ठीक है, अल्पकालिक 1 वर्ष से कम के लिए, दीर्घकालिक 1 से 40 वर्ष तक के लिए। अल्पकालिक में कोष पत्र आता है। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल, इसको 0 कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बट्टे पे दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर। इसको हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोष पत्र जैसे 91 दिन का, 182 और 364 डेज का। दीर्घकालिक में ये दिनांकित प्रतिभूति होती है, डेटेड सिक्योरिटी होती है। इसमें ब्याज या कूपन जो होता है वो निश्चित या अपरिवर्तित होता है। ठीक है, राज्य में हमने बताया राज्य की अल्पकालिक कोई प्रतिभूति नहीं होती। यहाँ पे अगर अल्पकालिक राज्य को उधार चाहिए तो अर्थोपाय अग्रिम के तहत मिलता है, यानी केंद्र सरकार इसको देती है। अर्थोपाय अग्रिम मतलब नगद प्रबंधन के लिए। ठीक है, राज्य की दीर्घकालिक प्रतिभूति यानी एसडीएल के तहत मिलता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ठीक है, ये राज्य विकास के लिए मिलता है। ठीक है, और हमने बताया था ना आरबीआई कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको कैसे क्रय विक्रय करती है, देखिए उसका भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य थे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। एनएसबी क्या है, नाबार्ड क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बॉन्ड और बॉन्ड की यील्ड तथा बॉन्ड और बॉन्ड की यील्ड के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।